जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। चूँकि हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पूर्व के प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं उसके व्याख्या कैसे किया जाए या उसका उत्तर कैसे दिया जाए। और आज गतांग से आगे का हम चर्चा करेंगे विधि प्रश्न पत्र तृतीय सन 2009 जो विशेष परीक्षा हुआ था उसके बारे में। कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं कि मैं इस तरीके से करूं, उस तरीके से करूं। अब एक चीज़ मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि देखिए यूट्यूब पर मैं सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग करते हुए हम आप लोग के पास जितना बेस्ट हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं। यदि किसी को लगता है कि और अधिक कुछ जानकारी करना चाहिए तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे संपर्क कर सकता है, या वाराणसी का कोई निवासी है तो वो हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकता है। और जो भी उसका कन्फ्यूजन होगा या जो इस तरीके का उसके मन में दुविधा होगा उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तैयारी तो आपको खुद से ही करनी है। हमारे YouTube चैनल पे वीडियो बना देने से आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती है और न ही इसके माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। हाँ, ये उतना ही काम करता है कि आपके पास यदि पर्याप्त खाना बना हुआ है तो चटनी और सलाद का जो व्यवस्था होता है तो ये YouTube चटनी और सलाद ही है, उससे अधिक कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि ये पूरे खाने का पूर्ति कर देगा तो ये संभव नहीं है। ये मेरा वीडियो बनाना ये आपके खाने में स्वाद ला सकता है, इसका काम जरूर करेगा। तो आते हैं विषय पर। क्वेश्चन है आपका स्थानीय विधि से और उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6A, क्या पक्षकारों के बीच विवाद सुलह के आधार पर उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के अधीन विनिश्चय किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो सुसंगत प्रावधान और विहित प्रक्रिया और इसके लिए उपबद्ध प्रक्रम को बताइए। सुलह तथा निर्णय और समझौता द्वारा निर्णय के बीच क्या अंतर है? क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटे में है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा जो 9A है उससे संबंधित ये क्वेश्चन का आंसर है इसमें। और उसमें बताया गया है कि एक सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा या चकबंदी अधिकारी द्वारा कब मामले को सुलह और समझौता के आधार पर उसको निपटाया जाएगा। तो जो धारा 9A है उसका उपधारा 1 कहता है कि यदि कोई दावा हो, किसी मतलब भूमि पर दावा हो या संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित हो तो उस पर जो आपत्ति किया जाएगा वो सहायक चकबंदी अधिकारी के यहाँ किया जाएगा और सहायक चकबंदी अधिकारी जो है उन आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। और यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है तब भी वो मामले को जो है जांच पड़ताल करके जो पक्षकार हैं उनके मध्य जो है सुलह समझौता करा करके उस मामले का निस्तार करेंगे। इसमें एक और बात कहा गया, किंतु प्रतिबंध यह है कि जहां सहायक चकबंदी अधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा आवश्यक समझे यह समाधान हो जाए कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है वहाँ वह मामले का निस्तारण उसी जांच के आधार पर कर सकेगा। मतलब कोई उत्तराधिकार का भी मामला है और वो निर्विवाद मामला है तो उसको भी इसी जब ये जांच कर रहा है उसी के दौरान ही वो उसका भी निस्तारण कर लेगा। अब जो उपधारा 2 है वो ये कह रहा है कि यदि उपधारा 1 के तहत सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा कोई मामला है जिसका निस्तारित नहीं किया गया है या जो घाटों के मूल्यांकन से संबंधित है या जो है सहस्वामी है उनका जो है सहस्वामियों के जो हक हैं उनके विभाजन से संबंधित है। अब घाटों के मूल्यांकन में जैसे कि पेड़ है, कुआं है या अन्य समुन्नतियाँ हैं उसका मूल्यांकन करना है तो उसके बारे में ये कह रहा है कि सहायक चकबंदी अधिकारी अपना रिपोर्ट बना करके चकबंदी अधिकारी को सौंप देगा और चकबंदी अधिकारी फिर उस पर जो है अपने मामले को निस्तारित करेगा। इसमें एक केस है श्याम नारायण तिवारी बनाम उप संचालक चकबंदी गाजीपुर यूनियन का मामला है, सुखई बनाम जोखू का भी मामला है। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 9A के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी दोनों पक्षों के मध्य सुलह कराकर विवाद का निपटारा करा के संयुक्त जोतों का विभाजन करा सकता है। धारा 9A के अंतर्गत पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर यह पारिवारिक समझौते के आधार पर भी डिक्री पारित की जा सकती है। तो इस तरीके का जजमेंट दिया गया था और ये बहुत छोटा धारा है, इसका आप 10 लाइन में आंसर दे करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब दूसरा इसका जो पैरा है कि अंतर
और सुलह और समझौते में क्या अंतर है। तो देखिए, जो सुलह होता है उसमें किसी तीसरे पक्षकार की ज़रूरत पड़ती है, वो व्यक्ति दोनों पक्षकारों के बीच में सुलह कराता है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा या चकबंदी अधिकारी द्वारा, जो भी होगा सुलह कराया जाएगा। लेकिन जो समझौता होता है उसमें किसी तीसरे पक्षकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद पक्षकार आपस में बैठ करके इस बात पर राजी हो जाते हैं कि कौन सा मैटर किस तरीके से हम लोग को हल करना है, और वह समझौता न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6B पे। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात किसी न्यायालय में लंबित वाद या कार्रवाई के उपशमन का क्या प्रयोजन है? क्या वाद, अपील, निष्पादन और रिट याचिकाएं सभी उपशमित हो जाएंगी, अथवा इसका अपवाद है? उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करिए। तो देखिए, जो धारा 5 का 2B है, सॉरी 2A है, उसमें बता रहा है कि जो भी अधिसूचना जारी होगी, उद्घोषणा जारी होगा, तो उसके पश्चात जितने भी मामले, चाहे वो सिविल न्यायालय में हो, चाहे राजस्व न्यायालय में हो या दंड न्यायालय में हो, कहीं भी हो, वहाँ पे यहाँ के जो भी आदेश होंगे वहाँ तक उपशमित हो जाएंगे। और वह मामले किस तरीके होने चाहिए, ये कह रहा है, चाहे वो वाद हो, अपील हो या निष्पादन और रिट याचिकाएं सभी प्रकार की हैं, उपशमित हो जाएंगे। तो और यही बात धारा 49 जब आप पढ़ते हैं तो 49 में भी ये बात कही गई है कि कोई वाद, अपील, निर्देश, पुनरीक्षण में यदि कोई मामला चल रहा है किसी न्यायालय में, सिविल न्यायालय में या कहीं भी, तो यहाँ कोई भी आदेश होता है तो उस सीमा तक वो उपशमित हो जाएगा। इस तरीके से है, और इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसके अपवाद हैं कि नहीं हैं। अब अपवाद में यदि देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा वर्णन हम करना चाहेंगे। जो धारा 2B है, ये कह रहा है कि उपरोक्त वाद या कार्रवाइयाँ दौरान चकबंदी प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों के लिए चकबंदी अधिकारियों के समक्ष उठा सकते हैं। अतः वाद एवं कार्रवाइयों के उपशमन का एकमात्र उद्देश्य है कि चकबंदी कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकते हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जब चकबंदी क्रियाएं चालू होती हैं तो उस समय कोई बाहरी दबाव न रहे चकबंदी अधिकारियों के ऊपर। पता चला कि इनके द्वारा कोई आदेश किया जा रहा है, उसी में कहीं न्यायालय द्वारा कोई दूसरा सिविल न्यायालय द्वारा आदेश ला करके रख दिया जाए, तो इस तरीके का दबाव न रहे, इसलिए यहाँ पे इस धारे का वर्णन किया गया है कि जो भी आदेश होगा वहाँ अपने आप उपशमित हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या अपवाद है कि नहीं इसका। तो जी हाँ, अपवाद है। किन मामलों में ये लागू नहीं होता है? तो एक तो आप सीधे सीधे आप देखेंगे धारा 6 में बताया गया है कि जब भी कभी जब पुनः जो है चकबंदी क्रियाओं का जो है वो हो जाता है, सॉरी, उद्घोषणा रद्द कर दी जाती है राज्य सरकार द्वारा, तो उस समय ये पूरा का पूरा चकबंदी का जो भी है क्रियाकलाप समाप्त हो जाएगा, माना ही नहीं जाएगा कि किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप हो रहा था। तो एक तो ये हो गया कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है, जब आप धारा 52 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि जहाँ कहीं रिट याचिकाएँ दाखिल की गई हैं या कोई ऐसा निस्तारण हो रहा है जैसे कि खर्चों से संबंधित है या कोई इस तरीके की बात है, उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। चकबंदी पूर्ण हो जाने के बाद, धारा 52 लागू हो जाने के बाद भी यदि ऐसा कोई समस्या है जो कि खर्चों से संबंधित है, मतलब जो खर्च व्यय हुए हैं अधिकारियों का, उसमें उपगत हुए हैं, उन सब का है, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कोई रिट याचिकाएँ दाखिल की गई हैं, यदि उसमें कोई आदेश होता है तो उसी प्रकार उसमें संशोधित हो जाएगा। या जो धारा 52 क है, चकगुल या चकमार्ग से संबंधित कोई ऐसा मामला है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके उद्घोषणा धारा 52 के हो जाने के बाद भी चकगुल और चकमार्ग की व्यवस्था की जा सकती है, और उसी प्रकार संशोधित नक्शा धारा जो 23 में है, सॉरी जो 27 में है, नक्शा माल नक्शा नया जो है उसको बनाया जाएगा, और धारा 23 में जो अंतिम रूप से चकबंदी लागू किया जाता है वो संशोधित रूप में लागू हो जाएगा। इसमें चूँकि कमेंट्री में बहुत सीमित दायरे में दिया है आंसर, हमने अपने तरफ से आपको बताया कि ये चीज़ हो सकता है। चूँकि धारा 52 में भी ये बात कही गई है कि रिट याचिकाओं के संबंध में लागू नहीं होगा। धारा 52 का जो है, जब धारा 52 लागू हो जाता है उसके बाद भी वो प्रक्रिया अपना सकते हैं, तो ये भी प्रभाव पे नहीं पड़ेगा। इसका धारा 6 भी है, उस पर भी बताया गया है कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा अगर जो एक्स्ट्रा आप लिखना चाहें तो इसमें आप बता सकते हैं कि निष्पादन कार्रवाइयों शब्द का जो प्रयोग किया गया उसका ये नहीं है। यहाँ पे यहाँ शब्द का प्रयोग है कि कोई वाद, अपील, निर्देश और पुनरीक्षण, अगर जो इन सब का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर उपसमित हो जाएगा, यानी कि कोई निष्पादन कार्रवाई है वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, पुनर्विलोकन की कार्रवाई यदि कहीं हो रही है उसमें भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें कि जो वाद के मूल फाइल में जो रेस्टिट्यूशन का मामला होता है उसमें भी यह नियम लागू नहीं हो सकता है। या कोई ऐसा आप दे सकते हैं कि जिन मामलों में चकबंदी अधिकारियों से अंतोष नहीं प्राप्त किया जा सकता उन मामलों में वाद कार्रवाई पे भी यह नियम लागू नहीं होता। उसके बाद आप चाहें तो जैसे एक बजबली बनाम प्रथम अतिरिक्त जिला जज में कहा गया कि विशिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 6 के अधीन जो वाद दाखिल किया जा सकता है उस पर भी ये लागू नहीं होता है, माने ये इससे बाढ़ नहीं है। फिर जो संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की जहाँ बात आती है उसमें भी ये नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद यदि आप चाहें तो कह सकते हैं जो इंजंक्शन है जिसमें स्वत्व से संबंधित विवाद न हो उसका भी यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से आप आंसर दे करके इसका क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसका अपवाद इतने हैं, इसका प्रयोग किया जा सकता है, भले ही धारा 5 में प्रभाव बताए गए उसके अलावा। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये है, बिना किसी चकमार के प्रावधान किए चकबंदी कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 52 के अधीन अधिसूचना जारी करके गांव में समाप्त कर दी गई थी, क्या विद्युत धारक चकमार्ग प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ तब उन्हें कितनी संख्या में आवेदन करना होगा, किस प्राधिकारी के पास उन्हें आवेदन करना है और ऐसे किस आवेदन पर क्या प्रक्रिया अनुसरित किया जाना है, सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करके उत्तर दीजिए। देखिए अभी हम चर्चा कर ही रहे थे और क्वेश्चन आ भी गया। जो धारा 52 का है हमने पूरा वीडियो बनाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक बार मैं फिर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ, वहाँ पे बृहत स्तर पे हमने बताया व्याख्या करके। जहाँ चकबंदी अधिनियम का समापन हो चुका है धारा 52 के तहत, और ऐसा लगता है वहाँ के निवासियों को या खुद उस जिले के कलेक्टर को कि या तो वहाँ चकमार्ग है या चकगुल है ही नहीं, या है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब या तो सुमेटो कलेक्टर या वहाँ के जो 10% जो जोतदार हैं, मतलब उस एरिया के सारे एरिया मिला करके जितने जोतदार हैं उसमें के 10% ऐसे जोतदार हैं जो लिखित में कलेक्टर के आवेदन करते हैं 6 महीना के भीतर कि यहाँ तो या तो चकमार्ग या चकगुल है नहीं, या है भी तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कृपया इस तरीके का व्यवस्था किया जाए। तब कलेक्टर क्या करता है कि इसको इस बात का अगर जो वो उसको लगता है कि नहीं है तो डुगडुगी पर पिटवा करके या इस तरीके का कोई ऐसा मतलब सूचना प्रकाशन करवा करके उस एरिया में प्रख्यापित करवाएगा, और उसके बाद से जो चकबंदी अधिकारी हैं उनको इस बात के लिए रिपोर्ट करने के लिए प्रेषित करेगा कि उस मामले का जांच करके रिपोर्ट प्रेषित करें। वो बाकायदे खेतवार पड़ताल करेंगे और इस चीज़ का रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चकबंदी अधिकारी द्वारा कलेक्टर को किया जाएगा कि मामला क्या है। अब इसके बाद से जो धारा 52 का जो धारा 4 है उसमें बताता है कि जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगा और कलेक्टर द्वारा उस एरिया में चकमार्ग या चकगुल की व्यवस्था की जाएगी तो आखिर उसमें कटौती किस ज़मीनों से की जाएगी। तो इसमें एक सामान्य सिद्धांत दिया गया है कि सामान्य रूप से तो पहले ग्राम सभा की जो ज़मीन होगी वहाँ से कटौती की जाएगी। यदि उससे संभव नहीं है तब जो है क्या नाम है कि जो जोतदार हैं उनसे संबंधित लोगों से कटौती की जाएगी जो उस एरिया में बनाना है चक। यदि वहाँ भी संभव नहीं है तो फिर अन्य जगहों से जो भी उचित होगा उसकी कटौती करके वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। दूसरा इसमें बात ये कह रहा है कि इस तरीके से किया जाएगा कि कोई व्यतिक्रम न उत्पन्न हो, मतलब जो पहला वाला जो नक्शा तैयार किया गया था उसमें उसी सीमा तक किया जाएगा कि नक्शे में फेरफार करने के बाद भी ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा गांव का नक्शा ही डिस्टर्ब हो जाए। मतलब उसी तरीके से किया जाएगा कि किसी प्रकार का व्यतिक्रम न उत्पन्न हो। और इसके बाद से 5 में कह रहा है, इसका उपधारा 5 में कि जो भी योजना तैयार किया जाएगा इस तरीके का फिर कटक में प्रकाशित किया जाएगा। और 6 में कह रहा है कि प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर जिस व्यक्ति को लगता है कि उस पर आपत्ति करना चाहिए तो फिर वो चकबंदी अधिकारी के समक्ष ही आपत्ति प्रस्तुत करेगा। और चकबंदी अधिकारी
उसका निस्तारण करेगा। और वो भी 15 दिन के भीतर, यदि उसके भी बातों से यदि कोई क्षुब्ध है व्यक्ति, तो 15 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के फिर पास आपत्ति करेगा। अब चाहे आपत्ति चकबंदी अधिकारी के पास किया गया हो, चाहे बंदोबस्त अधिकारी के पास किया गया, दोनों को व्यक्तिगत रूप से वहाँ खेतवार जो है पड़ताल करना पड़ेगा, यानी कि मौके पर जा करके उसका निरीक्षण करना पड़ेगा और अंतिम रूप से उसको निस्तारित करना पड़ेगा। अब इसके बाद से जो बात कही गई है कि जो भी अंतिम रूप से निस्तारित किया जाएगा वो धारा 3 का प्रभाव 23 का प्रभाव रखेगा, जो धारा 9 में कहा गया है, और उसी प्रकार से संशोधित नक्शे को माना जाएगा कि वो अंतिम रूप से चकबंदी योजना लागू किया गया है, भले धारा 52 लागू होने के बाद ही क्यों न किया गया हो। और धारा 52 कैपिटल ए के जो धारा 10 है यानी 10 है, उसमें बताया गया है कि यदि कोई भी इस तरीके का कटौती किया गया है व्यक्तिगत कटौती से, तो उसमें जो धारा 8 में सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उस प्रकार के सिद्धांत समझा जाएगा और वो सार्वजनिक प्रयोजनों के माध्यम से समझा जाएगा कि इनकी ज़मीन सार्वजनिक प्रयोजन के रूप में दी गई है और उसी प्रकार से संशोधित होगा। जैसे कि मान लीजिए उनका मालगुजारी में कमी कर दी जाएगी, उनके नक्शे में कमी कर दिया जाएगा, साथ में जो कंपनसेशन की स्थिति बनती है तो कंपनसेशन की भी स्थिति उनको मिलेगा। तो ये सारे प्रभाव वैसे ही होंगे जिस प्रकार से धारा 8 में सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7B है, एक भूधृति धारक उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4(2) के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात अपनी भूमि को ईंट के भट्ठे के लिए अंतरित करता है, इसके परिणाम क्या होंगे? उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए उसमें जो बताया गया है धारा 5(1)(a) में कि कोई भी व्यक्ति ज्यों ही चकबंदी अधिनियम लागू होगा वो कृषि प्रयोजनों से भिन्न कोई भी कार्य नहीं कर सकता है यदि वो इस धारा के अधीन पहले से न करता चला आया हो। यदि करना भी है तो उसको उप संचालक चकबंदी अधिकारी से विथ परमिशन ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अब जैसे उसमें बताया गया है कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है या इसी प्रकार का संवर्धन है, जो भी है, माने कृषि प्रयोजन से संबंधित उसके अंतर्गत वो भी आते हैं, उसके तहत वो कार्य कर सकता है, या जो पहले से करता चला आ रहा था वो करता चला आएगा, अन्यथा वो बिना परमिशन के नहीं कर सकता है। यदि कर रहा है तो फिर उसके बारे में धारा 45(a) है, कैपिटल ए है कि उसमें 1000 का जुर्माना है और उसमें ये बताया गया है कि 1000 रुपये से जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो चूंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछ रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो पहली तो बात तो ये जो ईंट भट्टे के प्रयोजन से दिया जा रहा है कृषि प्रयोजन नहीं है, तो बिना परमिशन के यदि दिया जा रहा है तो एक तो उल्लंघन में 0 होगा, दूसरा ये है कि जो भी ये है वो धारा 45(a) के तहत दंडनीय अपराध है और 1000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। अब इसके बाद से क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधीन तैयार की गई महायोजना और आंचलिक विकास योजना में कोई संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है और किस सीमा तक अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए इस विषय पर भी हमने अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया है और पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज हमने वीडियो बनाया है। फिर भी यहाँ 2 लाइन चर्चा कर दे रहे हैं। धारा 13 है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम से संबंधित जो धारा 13 है उसमें बताया गया है कि महायोजना और आंचलिक योजना में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो उसमें 2 बातें कही गई हैं, एक तो विकास प्राधिकरण द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है और राज्य सरकार द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। चूँकि विकास प्राधिकरण को संशोधन करने की प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा सा उनको एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन के साथ है, उसमें 3 चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं महायोजना में। पहला ये नहीं कर सकते हैं कि योजना के चरित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, दूसरा भूमि के उपयोग की सीमा निर्धारण नहीं कर सकते हैं और तीसरा जनसंख्या घनत्व के मापदंड से संबंधित कोई मामला हो उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। मतलब 3 चीज़ों में ये संशोधन नहीं कर सकते, जबकि वहीं राज्य सरकार को जो पावर है वो असीमित पावर है। राज्य सरकार किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, किसी सीमा तक कर सकती है। अब जो उपधारा 3 ये बता रहा है कि इसमें जब भी कभी संशोधन किया जाएगा तो संशोधन के पूर्व उपधारा 5 संशोधन के पूर्व जो है 30 दिन का जो है नोटिस दिया जाएगा
और संशोधन के उपरांत जो है 30 दिन के पश्चात 5 में कहा गया है कि संशोधन के पश्चात राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा और राज्य सरकार फिर उसमें चाहे तो कोई संशोधन करे या उसी तरीके से पास करके हूबहू लागू कर देगा। और यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि ये जो भी संशोधन किया गया है विकास प्राधिकरण द्वारा इन 3 चीज़ों में किया गया है, यानी कि उसके जो योजना का मूल चरित्र है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है, या जो है भूमि के उपयोग की सीमा में कोई छेड़छाड़ किया गया है, या जनसंख्या घनत्व के मापदंड में कोई छेड़छाड़ किया गया, तो यदि कोई इस तरह का विवाद है तो ये फिर राज्य सरकार द्वारा इस बात का निस्तारण किया जाएगा और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। अब इसमें जो प्रक्रिया है वो ये है कि जैसे विकास प्राधिकरण यदि कोई भी संशोधन करता है तो उस एरिया में बाकायदे गजट कराएगा, प्रकाशन करवाएगा और वहाँ के निवासियों से उस तरह का संशोधन से संबंधित सजेशन आपत्ति के रूप में आमंत्रित करेगा। उसके पश्चात जो भी होगा उसको फिर 30 दिन के पश्चात राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। संशोधन पर्याप्त हो गया और फिर उसके बाद वो वहाँ से पारित करके यहाँ भेजा जाएगा और उसी डेट को, जिस डेट को तिथि डिक्लेयर की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, विकास प्राधिकरण द्वारा गजट किया जाएगा, उस तिथि से वो संशोधन मान्य हो जाएगा। अब इसमें 1-2 केस है। इसमें कहा गया डी व्यास बनाम गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में कहा गया कि न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जहां राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा किसी स्थान पर पार्क का निर्माण कराने हेतु निर्णय लिया गया है वहां उक्त योजना में इसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित न होगा कि जबकि उसके विषय में आधारभूत विशेषताएं भलीभांति प्रकट न हो। पुनः अरुण कुमार बनाम नगर पालिका के मामले में कहा गया था कि जहां बाउंड्री की दीवार के द्वारा कोई पार्क आच्छादित हो चुका है वहां उक्त पार्क के विषय में मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्माण की बाबत प्राधिकार का कोई निर्णय किया जा सकता है, माने प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 बी है, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधीन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विकास क्षेत्र के भीतर विकासों के संबंधों में विकास प्राधिकरण को कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं और लोक भूमि प्रतिक्रमण या बाधा के संबंध में विकास प्राधिकरण को कौन सी विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। देखिए ये सीधे सीधे धारा 25F, 26, 26A, 26C, 26D, 27, 28 और 28A धाराओं का वर्णन करना है जिसमें दंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब इसमें जब आप 26 को देखते हैं तो उसमें कहा गया कि यदि धारा 14 का उल्लंघन में कोई किया जा रहा है निर्माण कार्य तो उसमें 50,000 तक का जुर्माना है और यदि रेगुलर उसको किया जा रहा है लगातार तो उसमें कह रहा है कि 2500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, मना करने के बाद यदि रेगुलर उसको कंटिन्यू किया गया है तो 2500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना आरोपित किया जाएगा। पुनः उसी धारा में कहा गया कि यदि धारा 16 के उल्लंघन में कोई अपराध किया जा रहा है, मतलब निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो वो सीधे 25,000 रुपया का जुर्माना उस पर आरोपित किया जाएगा और उसको मना करने के बाद भी यदि कर रहा है तो 1250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना आरोपित किया जाएगा। और उपधारा 3 में ये बात कही गई कि यदि जो धारा 25 में जिन व्यक्तियों को या तो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष है या उसके निमित्त कोई अधिकारी है किसी भवन या निर्माण का उसके एरिया में निरीक्षण के लिए प्रवेश किया जा रहा है उसमें बाधा या व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो उसमें कह रहा है कि 6 माह का कारावास हो सकता है और 1,000 रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। पुनः धारा 26A में कह रहा है कि यदि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा अवरोध की स्थिति आती है तो एक चीज़ है इसमें कह रहा है कि एक तो पहला में कह रहा है कि इसमें बिना अनुमति के ही कोई यदि ऐसा कार्य किया गया है तब उसके लिए कह रहे 1 वर्ष तक का सजा हो सकता है और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और उपधारा 3 में कह रहा है कि यदि कोई अनुमति लेने के बाद ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए कह रहा है कि वो 1 माह तक का सजा हो सकता है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उसमें इस तरीके का सजा होगा। और इसमें जो उपधारा 2 में कहा गया है कि जो उपधारा 1 में कोई ऐसा अपराध करता है तो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। पुनः यदि 26C को देखते हैं तो उसमें कह रहा है कि यदि कोई प्राधिकरण के बिना किसी सूचना के अधिनियम के उल्लंघन में कोई निर्मित अथवा जमा की गई कोई वस्तु है तो उसको हटाया जा सकता है। 26D में कह रहा है कि जो अथॉरिटी है जिसको ये दिया गया है कि उस मामले को रोके, या मतलब जैसे कोई ऐसा निर्माण हो रहा है जो इस अधिनियम का उल्लंघन में किया जा रहा है या कोई विकास कार्य किया जा रहा है तो उसमें जो अथॉरिटी है जिसको रोकने का कर्तव्य है, अगर जो उस कार्य को रोकते नहीं हैं, मतलब कहीं से अपने कार्य का लोप करते हैं, तो उसके बारे में कहा गया कि उनको 1 माह तक का सजा हो सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पुनः यदि धारा 27 में कहा गया है कि कोई ऐसा भवन है जिसको आदेश दिया गया गिराने के लिए
जो 14 के उल्लंघन में किया जा रहा है और या 26 के उपबंधों के प्रतिकूल कर रहा है कोई कार्य, तो उसमें कह रहा है कि 14 दिन से लेकर के 15 दिन से लेकर के 40 दिन के भीतर का एक मियाद का समय दिया जाएगा कि क्यों ना आपके द्वारा गिरा दिया जाए, और यदि वो व्यक्ति नहीं गिराता है तो फिर विकास प्राधिकरण द्वारा ही उस भवन को ध्वस्त कर दिया जाएगा, निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया जाएगा और पुनः उसका जो भी खर्च आएगा उसे वसूल किया जाएगा। फिर 28 में कह रहा है कि कोई ऐसा विकास कार्य हो रहा है तो उसको रोकने का पावर है विकास प्राधिकरण को, वो रोक सकता है, यानी कि उसको जा करके मना कर दे। इसी तरीके से जो 28A में है उसको पावर है कि चाहे वो धारा 28 का प्रयोग करे, चाहे धारा 27 का प्रयोग करे या उसके किए बिना उस पूरे विकास कार्य को सील्ड कर सकता है, यानी कि जैसे भवन है उसको पूरा सील्ड कर सकता है। तो इस तरह की दंडात्मक कार्रवाइयाँ हैं यहाँ, जो व्यवस्था है आप उसका वर्णन करके इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9A है, एक निर्वाचित प्रधान को उसके पद से किस ढंग से हटाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को विनिष्ट करिए। तो ये धारा 14 पर आधारित है। उसमें बताया गया है कि 2/3 बहुमत के आधार पर उसको हटाया जा सकता है और हटाने के पहले 15 दिन का सबसे पहले सूचना दिया जाएगा उसको, और एक बार यदि हटा दिया जाता है उसको 1/3 सदस्यता माने सदस्यों के बहुमत से ही उसको हटाया जाएगा, और यदि नहीं हटाया जाता है यानी कि उनका जो प्रस्ताव है प्रस्ताव फेल हो जाता है तो फिर 2 वर्ष के भीतर उनको उस मामले में पुनः फिर से 1 वर्ष के भीतर फिर से प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और शुरुआती में कह रहा है कि उसको 2 वर्ष के भीतर पहले प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, यानी कि जो प्रधान का निर्वाचन होगा उसमें 2 वर्ष के भीतर निर्वाचन के पहले यानी कि 2 वर्ष के पश्चात ही उसका प्रस्ताव लाया जाएगा उसको हटाने के लिए, और यदि विफल हो जाता है तो पुनः 1 वर्ष के पहले नहीं लाया जाएगा, और 1/3 का कोरम होना चाहिए, बैठक में 2/3 बहुमत से उसको पारित होना चाहिए। इसका आप उत्तर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9B है, वे कौन से विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन उपविधियाँ निर्मित कर सकती है? तो देखिए धारा 112 से सीधे सीधे रिलेट करके क्वेश्चन है, और 112 का ये है कि कह रहा है कि इस अधिनियम को बंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के और नियत प्राधिकारी द्वारा बनाई गई उपविधियों यदि कोई हो के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत निम्नलिखित के लिए उपविधियाँ बना सकता है। पीने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्रोत को हटाने या उसके प्रयोग का प्रतिषेध करना जिसके स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होने की संभावना हो, और किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध करना जिससे पीने के जल से स्रोत के दूषित होने की संभावना हो। बी कह रहा है किसी नाली अथवा गृहादि से किसी सार्वजनिक सड़क पर अथवा नदी पोखर तालाब कुएं में अपना किसी अन्य स्थान पर जल के निस्तारण का प्रतिषेध अथवा उसे विनियमित करना। सी कह रहा है सार्वजनिक सड़कें तथा ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति से बचाना। डी कह रहा है ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्वच्छता सफाई तथा जल निस्तारण को विनियमित करना। ई कह रहा है दुकानदारों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग अथवा सार्वजनिक सड़कों पर तहबाजारी के संग्रहण का प्रतिषेध करना या उसे नियमित करना। एफ कह रहा है उस रीति को विनियमित करना जिससे तालाब पोखर नलकूप चारगाह खेल के मैदान खाद के गड्ढे मृतक शरीर के निस्तारण के लिए भूमि तथा नहाने के स्थान पर अनुरक्षित तथा प्रयुक्त किए जाएंगे। जी कह रहा है ग्राम पंचायत के किसी ऐसे अन्य कर्तव्यों या कृत्यों को विनियमित करना जैसा कि नियत प्राधिकारी द्वारा निर्देश किया जाए। और उपधारा 2 कह रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई विधियों का प्रारूप नियत रीति से प्रकाशित किया जाएगा, उसके संबंध में प्राप्त किन्हीं आपत्तियों पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार किया जाएगा, और तब वो विधियाँ प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हों उन पर किए गए निर्णयों सहित नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। नियत प्राधिकारी द्वारा यथा स्वीकृत उपविधियाँ नियत रीति से प्रकाशित किए जाने के बाद प्रस्तुत होंगी। प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार इस प्रकार स्वीकृत किन्हीं उपविधियों को किसी भी समय विखंडित या परिष्कृत कर सकती है, यानी कि इनके बनाने के बाद भी राज्य सरकार के पास अनन्य शक्ति है कि राज्य सरकार जब चाहे तब इनके जो बाइलाज हैं उसको विखंडित कर सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन नगरपालिका बोर्ड द्वारा पारित किए गए संकल्प के निष्पादन को प्रसिद्ध करने के लिए कौन से प्राधिकारी सशक्त हैं और किन आधारों पर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते उत्तर दीजिए। ये सीधे सीधे धारा 34 पर आधारित है। उसमें 4 उपधाराएं हैं और उसी के आधार पर 3 उपधाराएं हैं, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बेस है। इसमें विहित प्राधिकारी को भी कहा गया है और राज्य सरकार को भी पावर दिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को भी पावर दिया गया है 1A में कि वो किस तरीके से उसको प्रतिषेध कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, धारा 34 आप लोग पढ़ लीजिएगा।
और आखिरी क्वेश्चन इसका 10B है कि किन विषयों पर नगरपालिका बोर्ड कर अधिरोपित करने के लिए सशक्त और करों के अधिरूपण के लिए क्या प्रक्रिया। इस विषय पे भी हमने धारा 128 से लेकर के 137 तक हमने वर्णन किया है और बहुत बड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से हमने व्याख्या किया है। उसको आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस प्रकार से ये सन 2009 का तृतीय प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आप लोग जो मैं धाराओं का वर्णन किया हूँ उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, साथ में कमेंट्री भी देख लीजिएगा। मेरा जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ वीडियो है लोक कला से संबंधित, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं सन 2012 के जो प्रश्न पत्र हैं उनके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।